बच्चों, कक्षा 12 लेखाशास्त्र विषय में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, साझेदारी खाते के अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश चल रहा था और उसी का एक टॉपिक है कि जब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो बहुत सारी समायोजनाएं एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं और उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन और दायित्वों का पुनः निर्धारण। ठीक है बच्चों, जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है, अपने फर्म में नए साझेदार के रूप में आता है, तो वह पहले से जो हमारे साझेदार में संपत्तियों का मूल्य लिखा है, जो दायित्वों का मूल्य लिखा है, उसके बारे में वह आश्वस्त होना चाहता है कि वह मूल्य आज के डेट में कितना है, क्योंकि जो मूल्य लिखा गया है वो तो बहुत पहले का लिखा हुआ है। तो नया जो मूल्य है उसे फिर से मूल्यांकित करके लिखा जाता है और जब हम संपत्ति का फिर से मूल्यांकन करते हैं तो उसका मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी दायित्व का पुनः निर्धारण करते हैं तो उसके मूल्य में भी परिवर्तन हो सकता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लाभ या हानि होती है और इन लाभ या हानि को निकालने के लिए बच्चों हम एक खाता बनाते हैं जिसका नाम पुनर्मूल्यांकन खाता, अंग्रेजी में रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। इस खाते को बच्चों कुछ लोग लाभ हानि समायोजन खाता के नाम से भी जानते हैं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। इसलिए सेम यही चीज़ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में भी हम तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों के पुनर्निर्धारण के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। ठीक है, आइए इस पर कौन कौन सी जनरल प्रविष्टि होती हैं उस पर विचार कर लें और उसे देखें। बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप पहली बात कि संपत्ति में वृद्धि हो रही है, अर्थात संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है। संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है बच्चों तो फर्म को फ़ायदा वाली स्थिति है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि संबंधित जो संपत्ति होगी वो डेबिट हो जाएगी, यानी एसेट अकाउंट डेबिट। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर के नाम से फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है इसलिए मैंने एसेट यूज किया हुआ है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वह स्वभाव से अवास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो यानी फ़ायदा वाली स्थिति में यह खाता क्रेडिट होगा और नुकसान वाली स्थिति में यह खाता डेबिट होगा। तो देखिए फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार अगर संपत्ति में हमें कमी करनी है, ठीक है, तब क्या होगा, जस्ट इसके विपरीत एंट्री हो जाएगी। ठीक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं दो एंट्री हो गई। ठीक इसी प्रकार से दायित्व पर आते हैं। अगर किसी दायित्व का मूल्य पहले की अपेक्षा कम किया गया है, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स है, वो पहले से 13,000 रुपये है और फिर से जब इसका पुनः निर्धारण किया गया तो पता चला कि यह 12,000 पर आ गया। 1,000 के क्रेडिटर्स कम करने हमें, तो फर्म के लिए तो फ़ायदे की बात है क्योंकि हमारा दायित्व कम हो रहा है। तो फ़ायदे के लिए हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और जो संबंधित दायित्व होगा वह कम होगा, अर्थात क्रेडिटर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री आप देख लीजिए, तीसरी एंट्री दायित्व में कमी के लिए। ठीक है, लायबिलिटीज़ में कमी के लिए लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चौथी बात लायबिलिटी में वृद्धि के लिए पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप दायित्व का मूल्य बढ़ भी सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर दायित्व बढ़ता है तो फर्म को नुकसान है, नुकसान है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो संबंधित संपत्ति दायित्व होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, टू लायबिलिटीज अकाउंट हो जाएगा। आप बोर्ड पर देख रहे हैं चौथी एंट्री। ठीक है, नरेशन वहाँ से आप देख लेंगे। तो बच्चों, ये 4 प्रविष्टि हुई। इसी प्रकार से कुछ ऐसी संपत्ति हो सकती है जो पहले से लिखी न गई हो और अब लिखना पड़े। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए जो आप अब रिकॉर्ड करने जा रहे हो। ठीक है, तो जो भी एसेट होगा उस एसेट को हम डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को
क्रिएट कर दे रहे हैं, क्योंकि संपत्ति पहले से रिकॉर्ड नहीं थी, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अर्थात संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाली ही एंट्री यहाँ की जाएगी। आप 5वीं प्रविष्टि को देखिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कोई लाइबिलिटीज़ है, वह पहले से नहीं था और अब प्रकट हो जा रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ने वाली एंट्री यहाँ पर करी जाएगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए क्या होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 जो भी लाइबिलिटी होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे, यानी लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब सारी चीज़ें रिवैल्यूएशन पर करी जाती हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी के समय ऐसा होता है, ठीक है। और इन सभी से हम जो है एक खाता तैयार करते हैं, अभी हमने चर्चा किया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में जो भी आइटम्स आएंगे उनका हम शेष निकालेंगे, और यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा है रिवैल्यूएशन का तो लाभ की स्थिति होती है और यह लाभ साझेदारों में बांट दिया जाता है, पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटा जाता है। इसके विपरीत स्थिति हानि की हो सकती है और हानि की दशा में भी साझेदारों में यह हानि बढ़ती है, पुराने ही रेशियो में, पुराने अनुपात में और पुराने लोगों में बढ़ती है, ठीक है, उनके पूंजी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो आइए इनकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री, उसको देख लें। तो पहले लाभ के लिए है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी उनके साझेदारों के पूंजी खाते में ये लाभ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और हानि की स्थिति में जो आपकी छठी अगली प्रविष्टि है जो, उसको आप देखें, इसका जस्ट विपरीत है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों ये कुछ प्रविष्टियां रहीं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से संबंधित, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आए। आइए एक छोटा सा प्रश्न हम ले लें जिसमें कुछ संपत्तियों के रिवैल्यूएशन दिखाए गए हों और कुछ दायित्वों के रीअसेसमेंट दिखाए गए हों और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया हो। तो बच्चों प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर उपस्थित है, आप इसे पढ़ लें। आइए पढ़ते हैं, ठीक है, और इसे हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न हमारे बोर्ड पर स्क्रीन पर आ चुका है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने पी को एक नया साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है और पी के प्रवेश पर उन्होंने अपने फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण करने का निश्चय किया है। इनमें जो पहला एडजस्टमेंट है वह है कि फर्म के फर्नीचर का मूल्य जो कि पहले 5,000 रुपये था अब 5,400 किया जाए। समायोजन नंबर 2, अदत्त दायित्वों के मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि की जाए। समायोजन नंबर 3, क्रेडिटर्स में 100 रुपये के ऐसे लेनदार हैं जो अब दावा नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्म की संपत्तियों में 500 रुपये की एक ऐसी संपत्ति है जो पहले से लिखी हुई नहीं है, जिन्हें फर्म की पुस्तकों में अभिलेखित नहीं किया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे एडजस्टमेंट हैं और आपको इनसे क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ लिखेंगे। ये इसका फॉर्मेट है। ये पार्टिकुलर्स हो जाएगा, ये भी पार्टिकुलर्स हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं पहला एडजस्टमेंट, वहाँ देखें।
कि पहला एडजस्टमेंट है कि फर्म का जो फर्नीचर है वो पहले 5,000 का था और अब 5,400 हो गया है। ठीक है बच्चों, तो 5,400 हो गया है, यानी फर्म का फर्नीचर का मूल्य 400 बढ़ गया है। तो फर्नीचर का मूल्य यानी एसेट का मूल्य बढ़ गया है, तो फायदा वाली स्थिति है, और फायदा को हम लोग रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर। क्योंकि संपत्ति का नाम फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखा जाएगा। कितना बढ़ा है? 400 रुपये। ये 400 रुपये हमने लिख लिया। अब बच्चों जो दूसरी एडजस्टमेंट है वह पढ़ेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि अदत्त दायित्व को जो है 200 रुपये से बढ़ाना है। ठीक है, जो अदत्त दायित्व है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी उसको 200 से बढ़ाना है। ये तो नुकसान वाली बात हो गई। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय 200 रुपये ये हो गया। अब बच्चों तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि क्रेडिटर्स में एक 100 रुपये का लेनदार शामिल है जो अब दावा नहीं करेगा, अर्थात फर्म को 100 रुपया अब पे नहीं करना पड़ेगा। ये फर्म के लिए फायदे की बात है, तो फायदा हम क्रेडिट में दिखाएंगे बाय क्रेडिटर्स 100 रुपये। और चौथा और अंतिम समायोजना बच्चों दिया है प्रश्न में कि 500 रुपये की एक संपत्ति है जो कि अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, पहले से लिखी हुई नहीं है, तो अब हम उसे लिख लेंगे, तो वो भी फायदे की बात है। हमारी संपत्ति का मूल्य पुस्तकों में बढ़ जाएगा। तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट का नाम नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। ये बच्चों चारों एडजस्टमेंट इस अकाउंट में आ चुका है। आइए इसको बैलेंस करके देखें। नफा नुकसान जो भी है 500 500 1000 हो गई, और इधर 200 है, तो 800 से क्रेडिट पक्ष हमारा जो है ज़्यादा दिख रहा है। ये 800 रुपया क्रेडिट बढ़ा है, यानी फर्म को लाभ है, फर्म का लाभ है। ये पुराने साझेदार जो XYZ हैं उनमें बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट हमें मिल सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा, और यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक्सेस कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड्स कैपिटल यहाँ हम ट्रांसफर कर लेंगे। चूँकि प्रश्न में आप देख रहे हैं कि तीनों साझेदारों का अनुपात, पुराना अनुपात नहीं दिया हुआ है। हम अपने पूर्व ज्ञान को याद करिए कि जब भी अनुपात न दिया हो तो इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं। तो इस 800 को हम इक्वल बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6, 2 20, 3 6 18 और 3 6 18 ऐसे करके आ जाएगा। ये भी 2 6 6 आ जाएगा और 2 6 2 को हमें 7 करना पड़ेगा तब ये पूरा होगा। 7 7 14 26 2 17 18 19 2 और 3 6 2 8। इस तरीके से एक आदमी को हमें 1 रुपये कम करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। ये हमारा कट गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो गया। ठीक, जैसा प्रश्न में कहा गया था। ठीक है, इसकी जर्नल अगर कहता तो हम जर्नल कर लेते। ठीक है, इसकी एंट्री आप पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब जब हम पूरे फुल क्वेश्चन को लेंगे तो उसमें जर्नल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, फिर आप उसको समझ जाएंगे। उम्मीद है कि ये बात, एक छोटा सा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आइए अब एक पूर्ण प्रश्न को लेते हैं और इसको हल करके देखते हैं ताकि पूरी बात अच्छे से समझ में आए। आइए बोर्ड पर देखते हैं प्रश्न को। 31 मार्च 2016 को ए और बी का निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था तथा उनके लाभ हानि बंटवारे का अनुपात 2:1 था, 2:1 था। चिट्ठे में आप देख रहे हैं दायित्व पक्ष में पूंजियाँ दी हुई हैं और लेनदार दिए हुए हैं। संपत्तियों में भवन है, संयंत्र और मशीनरी है, स्टॉक है, विविध देनदार है और बैंक में रोकड़ है।
ठीक है बच्चों। नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। व्यापार के लाभ में नीचे लिखी गई शर्तों पर ए और बी ने सी को व्यापार में लेने का निश्चय किया हुआ है। तो पहला है कि व्यापार के लाभ में सी को 1/3 हिस्सा ये देंगे और सी को पूंजी के लिए 7,500 रुपये तथा ख्याति के लिए 3,000 रुपये लाना है। ठीक है बच्चों। दूसरा एडजस्टमेंट है स्टॉक तथा संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य में 5% की कमी करनी है। ठीक है। तीसरा है विविध देनदार और संचिति के लिए विविध देनदार पर संचिति के लिए 12.5% की व्यवस्था करनी है। चौथी बात है भवन के मूल्य को 10% कम करना है और पांचवी बात ख्याति की रकम को पुराने साझेदार निकाल ले जाएंगे। ठीक है बच्चों। उपरोक्त व्यवस्थाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक जर्नल की प्रविष्टियाँ करिए और लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। तो इसमें जर्नल एंट्री है और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोला गया है। ठीक, तो आइए कर लेते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है। बच्चों सबसे पहले वो कह रहा है कि वो सी को प्रवेश देते हैं और 7,500 रुपये पूंजी और 3,000 रुपये गुडविल के लिए लाता है। तो पहली जो जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। Bank capital and goodwill brought by C। ठीक है। अब हम लोग इस प्रीमियम को पुराना साझेदारों में बांट देंगे। प्रीमियम अकाउंट डेबिट to H capital to Beach capital। अकाउंट देखिए 3,000 को इनका पुराना रेशियो 2:1 था और प्रश्न में कुछ ऐसा बोला नहीं गया है, तो जाहिर है कि इसका त्याग अनुपात भी वही होगा 2,000 और 1,000। बी प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक, ये एंट्री कर लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद प्रश्न में जो जो एडजस्टमेंट कहा गया है उसको करते हैं। बच्चों अब जो एडजस्टमेंट हमारा है वह है कि स्टॉक के मूल्य को भी कम करना है, प्लांट और मशीनरी का भी मूल्य कम करना है और देनदारों पर जो संचिति है वो भी कम ही करना है और भवन के मूल्य को भी कम करना है। यानी जितने भी एडजस्टमेंट है सब नुकसान वाले ही हैं, तो उसके लिए हम प्रविष्टि कर लेते हैं। ठीक, कि पीएल एडजस्टमेंट नुकसान है तो पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट करना होगा, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और जिन जिन संपत्तियों से नुकसान वो क्रेडिट करेंगे, जैसे स्टॉक है टू प्लांट एंड मशीनरी है, टू बिल्डिंग है,
और 2 प्रोविजन फॉर डीडी अनडेटेड होता है ये अकाउंट। अब आइए इसके अमाउंट्स को भरने के लिए देख लें कितने का है ये अमाउंट। तो आप देख रहे हैं स्टॉक पर 5% है और संयंत्र मशीनरी पर भी 5% है। तो स्टॉक आपका 10,850 है, तो ये आ जाएगा 543 रुपये। ये आ जाएगा 543 रुपये। बच्चों स्टॉक का 5% हमने निकाल लिया है, 542.50 आ रहा था तो 543 कर लिया गया। प्लांट मशीनरी 875 हो गया और बिल्डिंग का मूल्य 10% जो 25,000 है तो 2500 हो जाएगा। और देनदारों पर जो रिजर्व करना है वह 12.5% है तो वो 500 रुपये आ गया। ठीक है, तो आइए इसका निरीक्षण कर लेते हैं। बीइंग रीवैल्यूएशन एसेट का हमने रिवैल्यूएशन किया है। ठीक है बच्चों, सारा डिस्कशन कर लिया हमने। अब सवाल में आगे जो कह रहा है कि ख्याति जो है पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है। ठीक है, तो हम इसको निकालने की एंट्री कर लेते हैं अभी। इसके बाद वाली एंट्री जो लोग निकाले हैं ए और बी वो डेबिट हो जाएंगे। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। पैसा निकल गया। ये 3,000 की जरूरत थी, ये लोग अपने अपने हिस्से को निकाल लिए। ये being goodwill withdrawn by A and B निकालिए। अब बच्चों पीएल एडजस्टमेंट की एक ही एंट्री हुई है जिसमें ये डेबिट हुआ है, यानी ये टोटल नुकसान है। इस नुकसान को हम लोग ए और बी में बांटते हैं। तो नुकसान जब बटेगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का भी पूंजी डेबिट होगा, टू लाभ हानि समायोजन खाता पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, कितना नुकसान होगा? 44,000। इसको बच्चों 2:1 में बांटना है क्योंकि यही उनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो 2/3 और 1/3। तो 1/3 का निकाल लेते हैं। 3 एकम 3 और 14 हो गया। 3 चौको 12, 2 21, 3 से 21 और 3 6, 3 6 18। तो 3 क्या कर लेते हैं? 1473 हुआ। ठीक है, 1473 आया। अब इसका ये 2/3 है तो 3 × 6 से कम हो जाएगा, 5 आएगा और 214 के 4 लगाइए 2945 से हमारा ए का हो गया है। इस प्रकार जोड़ेंगे भी आ जाएगा। ठीक है, ये बंटवारा हो गया। गेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऐसे ये आपने मान लिया। ठीक बच्चों, ये आपका बन गया, जर्नल एंट्री हो गया। आपसे और क्या कहा गया था? लाभ हानि समायोजन खाता बनाने को कहा गया था। तो ये तो खाता आप बनाना जानते ही हैं, पहले भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। और अब तो जर्नल एंट्री की सहायता से और भी आसान हो जाएगा। देखिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम आपको बना दे रहे हैं। ADC एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, ये हमारा आइए एक ही प्रविष्टि है, आप देख रहे हैं डेबिट में सब कुछ जाएगा।
तो यहाँ पार्टिकुलर अमाउंट जो है अपना लिख लीजिएगा। टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी टू बिल्डिंग टू प्रोविजन फॉर ड्यूटी। इस तरीके से अमाउंट है 542, 875, 2500 एंड 500। इसको आप ऐड करेंगे तो वही फिगर है 441 है। और इधर कुछ नहीं है, ये बाय लॉस हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, एक कैपिटल में और बी के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस रेशियो में, 2:1 में, यही पर में बांटा हुआ है। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख देंगे 2945 और 147। ये दोनों जोड़ देंगे और ठीक आ जाएगा। बस 4418 ये आपका तैयार हो गया बच्चों। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका टोटल मैच हो गया 4418। ठीक है, ये बन गया। जो प्रश्न में कहा गया था बनाने के लिए वो इसी प्रकार से बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही एक प्रश्न होमवर्क के रूप में आपको दे दिया जा रहा है, आप इसे हल करें घर पर और समझें इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।